आज हमारे साथ हिंदुस्तान के जाने माने मराठी रंगमंच का सबसे जाना पहचाना सुप्रसिद्ध चेहरा शरद पोंक्षे साहब मुंबई से लाइव हैं। और आज का ये जो प्रसारण है वो हमने एक खास विषय पे रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हो गए हैं कि उनके ऊपर बात करना, उनके ऊपर कोई राय बनाना, तथ्यों को रखते ही इस देश के अंदर एक ऐसी ब्रिगेड है जो ये कहती है कि आज 21वीं सदी में संचार क्रांति के दौर में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बात रिटॉरिक्स पे ना हो, तथ्यों पे हो। इसलिए हम 1948 से लेके आज जनवरी 2022 हो गई और जनवरी की 30 तारीख को दिन के 11 बजे बचपन से लेके आज तक एक सायरन होता है, 2 मिनट का मौन रखा जाता है और ये बताया जाता है कि गांधी जी की आज एक किसी हिंदूवादी आदमी ने हत्या कर दी थी। और ये सुनते सुनते हम लोग बड़े हो गए। और आज के दौर में जब मैं समझता हूं कि इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी का बस नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तो हजारों ऐसी चीजें, हजारों ऐसी किताबें, हजारों ऐसे तथ्य कि जो दूसरा पक्ष है उसकी भी बात कहीं ना कहीं आ रही है। लेकिन एक तरफ विडंबना यह है कि जैसे ही आप महात्मा गांधी, जो उनकी हत्या हुई, कोई कहता है उनका वध हुआ, उस पर अलग अलग राय है, ये लोगों को आजादी है कि वो अपनी बात कैसे रखें। लेकिन ये एक सच है कि उनकी हत्या हुई, उनका निधन हुआ, किसी ने क्यों मारा, कैसे मारा, इस पे चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन ये अपनी जगह सच है कि एक सभ्य समाज में किसी किस्म की हत्या, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। दंगा हो, कोई राइटिंग सिचुएशन हो गई हो, उसमें लोग मर जाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हालात में कोई हत्या हो तो उस हत्या के जो भी नियम थे, चाहे वो अंग्रेजों के बनाए नियम थे, क्योंकि 1948 में भारत का संविधान तो लागू हुआ नहीं था। और रेयर ऑफ रेयर्स का जो बार बार हमसे कहा जाता है कि जो फांसी की सजा होती है वो रेयरेस्ट केसेस में दी जाती है। तो इस स्टेट कब किस चीज को रेयरेस्ट मान लेती है, कब किसी चीज को रेयरेस्ट नहीं मानती है। इस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी को, और उस हत्या के बाद में जो भी कुछ हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज भी इतने लंबे समय के बाद शरद भाई, हमारे देश में हत्या करने वाले आदमी पे जब भी चर्चा होती है तो लोग जो चर्चा करने वाले होते हैं उनको फौरन लेबल कर देते हैं। ये हिंदू फेनेटिक हैं, ये गांधी के हत्यारे हैं, ये गांधी को प्रमोट करने वाले लोग हैं, ये गॉडसे के लोग हैं। तो ये हमारे यहाँ एक तरीके का, मैं समझता हूं कि एक नैरेटिव क्रिएट कर लिया गया है कि कभी उस पर बात ही ना हो। और ये उस समय हो रहा है इस देश में, जिस समय इस देश में बुरहान वानी एक आतंकवादी के ऊपर यह होता है कि उसको अपना पक्ष रखना चाहिए, और इतनी भयानक होने के बावजूद भी सजा मिलने में सालों लग जाते हैं। हमने याकूब मेनन को देखा, इतना लंबा समय लग गया। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, सालों साल रहे जेल में। लेकिन क्या वजह है कि गांधी जी की जिस शख्स ने हत्या की, उस आदमी ने, आप सोचिए कि 30 जनवरी 1948 को हत्या होती है और चंद महीनों के अंदर 15 नवंबर 1949 में अंबाला जेल में नाथूराम गॉडसे को फांसी की सजा हो जाती है। यहां तक एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि आखिर केस को 1948 तक इस देश में संचार थी, सारी चीजें थी, ऐसा नहीं था कि कुछ चीजें नहीं थी। क्या वजह है कि एक आदमी को आपने फांसी दी, उसने फांसी एक्सेप्ट की, फांसी से वो चढ़ गया। उस आदमी का ना पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना बाद में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। लेकिन क्या उस आदमी ने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में क्या बोला, जब सब कुछ था, तो उस पर बैन क्यों लगाया गया? मैंने गांधी की हत्या क्यों की, इस पे बैन क्यों लगाया गया? वाई आई असैसिनेटेड महात्मा गांधी, उस पे बैन क्यों लगाया गया? आज इतना लंबा समय है, लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, जो राय बना सकते हैं बनाएंगे। लिहाजा इस बीच में एक किताब भी मुझे पढ़ने को मिली, मे इट प्लीज योर ऑनर, नाथूराम गॉडसे की किताब है। इसमें वो तमाम चीजें हैं, कौन कौन एक्यूज था, कैसे था। शरद भाई, मेरा आपसे सवाल नहीं है, मैं चाहता हूं इस पे आपने
मैं समझता हूं कि आप देश में पहले ऐसे रंगमंच के कलाकार होंगे कि अपने जीवन के 20 साल, और मुझे जहां तक आपकी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 1998 से लेकर के 2018 तक आपने कोई 1100 शो किए हैं नाथूराम गॉडसे को लेकर। इतने समय में तो मैं समझता हूं कि जिस जिस ईमानदारी के साथ, जिस लगन के साथ आप चरित्र को जीते हैं, मैंने भी आपके कुछ नाटक देखे हैं, उससे कभी-कभी ऐसा लगता है कि आदमी जो लंबे समय तक किसी कैरेक्टर के बारे में करता है, तो उसके अंदर उस कैरेक्टर जैसी चीजें आ जाती हैं। उसकी ज़बान साफ हो जाती है, वो अटकता नहीं, वो एक उसकी उसकी लाइफ़स्टाइल बन जाती है। ऑलमोस्ट 1100 शो 20 साल में शरद पोंक्षे जी ने किए हैं। ऐसे शख्स के पास नाथूराम गॉडसे के जीवन का कोई सा भी आयाम ले लीजिए, सारे आयामों को पढ़ा होगा, उनको जिया होगा, बारीकी से समझा होगा और उसके बाद फिर चरितार्थ किया होगा। इसलिए शरद पोंक्षे जी न सिर्फ मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि वो लगातार किसी न किसी प्रोजेक्ट में रहते हैं। लेकिन आज मैंने उनसे इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि उनके मुंह से उनके जो तथ्य हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन होगा, वो किसी एक्स पार्टी, वाई पार्टी, किसी एक को बचाने, किसी किसी को छुपाने का नहीं है, बल्कि वो उस दौर की वो तमाम वो घटनाएं बताना चाहते हैं। और मैं भी चाहता हूं कि 21वीं सदी का युवा भारत में ये जाने कि अगर इस देश में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर के एक हिंदूवादी टैग लगाया जाता है, हिंदूवादी फोर्सेस का टैग लगाया जाता है, तमाम सारी बातें हैं, अगर जो भी हो वो बाहर आनी चाहिए, लोग उसको पढ़ें, समझें। क्योंकि हमारे यहां तो मैं समझता हूं चार्ल्स शोभराज की भी लोगों ने ऑटोबायोग्राफी लिख दी है। अब चार्ल्स शोभराज कोई महान आदमी तो था नहीं, लेकिन ऐसी चीजें को ग्लोरीफाई किया जाता है, और जो चीजें सच में सामने हैं उसमें उसके बयान, उसकी किताब, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया जाता। इसलिए आज शरद पोंक्षे जी, मैं बहुत खुश हूं कि 30 जनवरी को आपने समय निकाला। मैं चाहता हूं कि जो भी तथ्य है, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास सवाल ही नहीं है। सवाल तो देश ने कर रखा है पिछले 70-80 साल से। उन सवालों का जवाब तथ्यों के साथ आप देना चाहते हैं। आप वी सपोर्ट पुष्पेंद्र से चैनल पे आए, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। पोंक्षे साहब, अपनी बात रखें आप। नमस्कार। सबसे पहले सबको नमस्कार। आज 30 जनवरी शाम को 5:15 बजे महात्मा गांधी जी की हत्या की गई। मैं सबसे पहले महात्मा गांधी जी को प्रणाम करता हूं। वो महान थे, महान रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। ये सभी लोग महान हैं। लोकमान्य तिलक हो, सावरकर जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी हो, सभी लोग बहुत ही महान लोग हैं। लेकिन वो भगवान नहीं है। वो बहुत बड़े, बहुत महान इंसान है। और जब आदमी इंसान होता है तब कुछ ना कुछ कमियां तो उसमें रहती ही है। और कभी कभी बड़े इंसानों की छोटी कमियां देश को बड़े पैमाने में भुगतनी पड़ती है। आज नथुराम गोडसे की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने नाटक किया, इतना विरोध, और मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि अहिंसावादी गांधी जी को अपना गुरु मानने वाले हर अहिंसक ने मेरे नाटक के दरमियान हिंसा का एक भी मार्ग नहीं छोड़ा। मुझे मारने पर तुले थे, मुझे गोलियां मारने पर तुले थे, मुझे मुलुंड कालिदास के नाटक करने से कुछ देर पहले पेट्रोल बम डालकर मेरी पूरी बस को जलाया गया, मुझे जलाने की कोशिश की गई। जो जो बन सकता है वो उन्होंने किया, और उसके बावजूद भी मैंने 20 साल में 1100 शोज पूरे किए। कभी भी एक भी शो मैंने रद्द नहीं किया, कैंसिल नहीं किया। आज मैं एक शुरुआत में नथुराम गोडसे की ही एक लिखी हुई कविता मैं पढ़कर इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। यदि देशभक्ति पाप है तो मैंने पाप किया है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं उस प्रशंसा का अधिकारी हूं। मुझे विश्वास है कि मनुष्य द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर अगर कोई एक न्यायालय है
तो उसमें मेरे काम को अपराधी नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई है जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आया और हिंदू नष्ट होने का संभव निर्माण हो गया। यह है नथुराम गोडसे का बयान। बहुत अहम बात मैं अभी कहने जा रहा हूं। इस दुनिया में इतने देश है, हर देश में कहीं ना कहीं फांसी की सजा सुनाई जाती है किसी ना किसी को। जितनी भी फांसी की सजा सुनाई जाई गई, उसके पहले किसी भी जज ने यह बात नहीं कही होगी जो नथुराम को फांसी देने से पहले जज ने कही। और उस जज ने बाद में एक किताब लिखी। जज का नाम है खोसला साहब। उन्होंने किताब लिखी और उसमें लिखा कि नथुराम गोडसे जब बयान दे रहा था 7 दिन तक, एक तो पहले उसने क्या किया, उसका खुद का बचाव करने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं की। उसने वकील नहीं लिया, एडवोकेट उसने नहीं लिया। उसने कहा मैंने एक इंसान को मारा है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। 3 गोलियां गांधी जी के ऊपर चलाने के बाद चौथी गोली मैं खुद के सीने में दाग सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं डरा नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि कोर्ट कचहरी में खड़ा रहकर मैंने क्यों मारा ये पूरी दुनिया के सामने मैं रख सकूं। इसलिए मैंने चौथी गोली खुद पर नहीं चलाई। और आज मैं सबसे पहले ये कबूल करता हूं कि मैंने गांधी जी की हत्या की। अब गोडसे के शब्दों में वो हत्या नहीं कहता है, वो वध कहता है और उसका भी वो विश्लेषण करता है। हत्या और खून क्रिया एक ही दिखने में एक क्रिया होती है कि एक इंसान ने पिस्तौल पकड़कर दूसरे की हत्या की, मार डाला, तो उसको हम लोग हत्या कहते हैं, खून कहते हैं। उसके पीछे गोडसे जी का एक अपना फिलॉसफी है, इसलिए वो उसको वध कहते हैं। वध इसलिए कहते हैं कि हत्या और खून तब किया जाता है जब उसमें खुद का कुछ फायदा हो, खुद का निजी स्वार्थ जब होता है तब उसे हत्या और खून कहते हैं। अब जब खुद का कोई भी निजी स्वार्थ नहीं होता है और सिर्फ देश के लिए, समाज के हित के लिए अगर वो किसी को मारता है तो उसे वध कहते हैं। और इसलिए गोडसे गांधी जी के जो मारा है गोली उसको हत्या या खून नहीं कहते हैं, वो वध कहते हैं। आज ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, पुष्पेंद्र जी और मम, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये गोडसे का समर्थन नहीं है। हम किसी भी हत्या का समर्थन नहीं करते हैं, हम दोनों जो। लेकिन हत्या के पीछे जो कारण है वो कारण समझ लेना चाहिए। अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, और यहां कसाब को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। कुछ साल पहले पूना में, महाराष्ट्र में जोशी अभ्यंकर खून खटला हुआ था। 2 परिवारों को, पूरे किसी 4 लड़कों ने बस निजी स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए मार डाला था 2 परिवारों को। लगभग 12-15 लोगों को एक दोपहर में गए और पूना के बंगले में घुसे और पूरी 2 फैमिली को खत्म कर डाला। उसके ऊपर फिल्म आई और नाना पाटेकर जैसे बहुत बड़े कलाकार ने उसमें जक्कल सुतार, जो बड़ा मेन जो ये था, खूनी था, उसकी भूमिका निभाई थी। वो फिल्म थिएटर में लगी। हमारे यहां संजय दत्त की फिल्म, जिसकी वजह से उसने किया नहीं, लेकिन उसने उसको सपोर्ट किया और 93 का जो बम ब्लास्ट हुए बंबई में, उसके लिए उसको सजा हुई। उस संजय दत्त की एक फिल्म आती है संजू बाबा, और वो 200 करोड़ का बिजनेस करती है। लोग उसको चाहते हैं। उसे वो रिपोर्टर पूछती है कितनी औरतों के साथ संबंध आया, तो कुछ वो 250-300 बड़ी अभिमान के साथ कहता है। और वो हम फिल्म देखते हैं।
एक भी आदमी प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आता, एक भी पक्ष उसको प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आता। कसाब के ऊपर फिल्में आती है, अफजल गुरु जिसने संसद भवन पर हमला किया उसको फांसी दी, तो जेएनयू के कोई छात्र घर घर में अफजल गुरु पैदा होगा। अफजल, तुझे जिस हम शर्मिंदा है, तुम्हारा कातिल जिंदा है, ऐसी घोषणाएं देते हैं। उसके बावजूद भी उसका जो लीडर है, जिसका नाम कन्हैया है, उसको हमारे दिल्ली में रहने वाला एक कांग्रेस पक्ष का जो लीडर खुद को समझता है, वो अपने पक्ष में शामिल करता है। इतना ही नहीं, वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ता है, वो हर घर शहर में जाकर डंडे पीटता है और वो शाहू फुले अंबेडकर का नाम लेता है। बहुत कमाल की बात है। और इसमें सिर्फ गोडसे का बयान हम सुनने के लिए तैयार हैं। सिर्फ गोडसे का बयान आता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, और उस गोडसे का जिसने बहुत खुशी खुशी फांसी के फंदे को अपने गले में डाल दिया, उसने बिल्कुल बचने की कोशिश नहीं की है। 3 गोलियां दागने के बाद वो पिस्तौल ऊपर रख के उसने बोला कि यहां कोई डॉक्टर है या पुलिस, अरेस्ट मी, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। गांधी जी को गोली मारने से पहले उसने प्रणाम किया है, झुककर गांधी जी के पैर छूकर प्रणाम किया है। और उसके बाद गांधी जी जिनके सहारे चल रहे थे, 2 लड़कियों के सहारे, उन 2 लड़कियों को भी अलग किया, गलती से उनको ना गोली लग जाए। और उसको बाद उसने 3 गोलियां डाल दी, और 3 गोलियां डालने के बाद गांधी जैसे धारा तीर्थ हो गए। उसके बाद उसने हाथ ऊपर किया, सरेंडर हो गया वो। उसने डॉक्टर को बुलाया, कोई डॉक्टर है तो आ जाइए, मेरा चेक कीजिए, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूं, मैंने बहुत सोच समझ कर ये काम किया है। उसका मेरे पास मृत्यु पत्र है, बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है आज के दिन। प्लीज 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 तो प्लीज मैं पढ़िए। पढ़ के दिखाता हूं। उसने मरने से पहले मृत्यु पत्र लिखा है। क्या लिखा है देखिए, ऐसा मृत्यु पत्र आज तक इस पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लिखा होगा। प्रिय बंधो, चिरंजीव दत्तात्रेय विनायक गोडसे, मेरे बीमा के रुपये अगर आ जाएंगे तो उस रुपए का विनियोग आपके परिवार के कार्य के लिए करना। रुपए 2000 आपकी पत्नी के नाम पर, 3000 चिरंजीव गोपाल की धर्मपत्नी के नाम पर और 2000 आपके नाम पर। इस तरह से बीमा के कागजों पर मैंने रुपया मेरी मृत्यु के बाद मिलने की लिखा है, वो उसे मिलना चाहिए। मेरी उत्तर क्रिया करने का अधिकार अगर आपको मिलेगा तो आप आपकी इच्छा से किसी तरह से भी इस शुभ कार्य को समाप्त करना। लेकिन मेरी अंतिम विशेष इच्छा यही लिखता हूं। अभी यहां से उसका मृत्यु पत्र की विशेषता है। ये तो ठीक है, 2000 इसको दिया उसको दिया। अपने भारतवर्ष की सीमा रेखा सिंधु नदी है, जिसके किनारों पर वेदों की रचना प्राचीन दृष्टाओं ने की है। वो सिंधु नदी जिस शुभ दिन फिर भारतवर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छंदता से बहती रहेगी, उन दिनों में मेरी अस्थियों की रक्षा का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिंधु नदी में बहा दिया जाए। ये मेरी इच्छा सत्य सृष्टि में आने के लिए शायद और भी 1, 2, 4 पीढ़ी, जनरेशंस का समय लग जाए तो भी चिंता नहीं। उस दिन तक वो अवशेष वैसे ही रखो, और आपके जीवन में वो शुभ दिन न आए तो आपके वारिसों को ये मेरी अंतिम इच्छाएं बतलाते जाना। अगर मेरा न्यायालयीन वक्तव्य कभी सरकार बंद मुक्त करेगी तो उसके प्रकाशन का अधिकार भी मैं आपको दे रहा हूं। मैंने 101 रुपया आपको आज दिए हैं। ये 1948 का बोल रहा हूं, मैंने तो 101 और 2000 की आज कोई कीमत नहीं है। मैंने 101 रुपया आपको दिए हैं जो आप सौराष्ट्र
सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है, उसके कलश कार्य के लिए भेज देना। आपका नथुराम गोडसे, 15 नवंबर 93। ये उसका मृत्यु पत्र है। वो क्या कह रहा है? सिंधु नदी जिसकी वजह से हम हिंदुओं की पहचान है, सप्त सिंधु के तीर पर रहने वाला वो हिंदू। सिंधु नदी, सप्त सिंधु। हम हर हिंदू के घर में कोई भी मंगल विधि जब होता है, कोई भी मंगल विधि, या शादी हो या गणपति की पूजा हो या कुछ भी हो, सत्यनारायण पूजा हो, जो भी हो, हम एक मंत्र उच्चारण करते हैं। वो जो पंडित आता है वो एक मंत्र उच्चारण करता है, गंगे च यमुने चैव। देखिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। ये 7 नदियां हमारे लिए बहुत विशेष प्रिय है। 7 नदियों को हम सप्त सिंधु कहते हैं और इसके तीर पर रहने वालों को हिंदू कहा जाता है। और आज जिस नदी की वजह से मुझे मेरी आइडेंटिटी मिली है, हिंदू हूं मैं, वो नदी ही आज विभाजन में पाकिस्तान चली गई। इसलिए जब तक वो सिंधु नदी फिर एक बार हिंदुस्तान के ध्वज के नीचे बहना शुरू नहीं करेगी, तब तक मेरा अस्थि कलश का कुछ हिस्सा उसमें रहने दो। ऐसे ही उसको संभालते रहो, पीढ़ियों पीढ़ियों तक संभालते रहो। और 1949 के बाद आज 2022 तक उनके घर में वो अस्थि कलश वैसे के वैसे रखा है। ये कार्यक्रम देखने वालों में से कोई अगर पूना जाएगा तो जरूर बाल गंधर्व के पीछे संभाजी गार्डन है और उसके सामने नथुराम गोडसे का बंगला है। वहां जाके मेरा नाम बोल दीजिए, आपको उस अस्थि कलश का दर्शन मिलेगा। इतना ही नहीं, गांधी को गोली मारते समय जो उसने कपड़े पहने थे, वो सब के कपड़े, पिस्तौल, सब कुछ वहां रखा है। ये मृत्यु पत्र भी वहां रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक छोटा, जी। चौथी पांचवी में कक्षा में एक लड़का था और उसका बाप बहुत अमीर था, बहुत ही अमीर। यानी कि 2-4 मर्सिडीज नीचे खड़ी है और रेंज रोवर खड़ी है, और वो क्या सबसे कीमती घड़ी होती है ना, कुछ 50-60 हजार 70 हजार की, जो हम सपने में भी कभी पहनते नहीं है। इतना अमीर बाप, इतना अमीर बाप का वो इकलौता बेटा है, और वो बेटे को वो ऐसी ही एक घड़ी लाके देता है। उसकी हैसियत नहीं है, वो चौथी पांचवी का कच्चा है। इतनी महंगी घड़ी कैसे पहनी जाती है, वो कैसे संभाली जाती है, उसकी कोई उसको अकल नाम की चीज तो है नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है। लेकिन बाप बहुत ज्यादा प्यार करता है, लाड करता है, तो उसने दे दी। बच्चा भी वो घड़ी पहनकर स्कूल में चला गया। बच्चों ने, दोस्तों ने देखी घड़ी, अरे बाप रे, क्या बहुत जबरदस्त घड़ी है, कभी किसी ने देखी नहीं थी। और कुछ गुंडे मवाली लड़के थे उस क्लास में उसके, उनकी नजर पड़ गई उसके ऊपर और उन्होंने उसको मांगी घड़ी। उसने बोला नहीं दूंगा। फिर उसको मारा गया, उसको पीटा गया, और मारने पीटने के बाद वो घड़ी उससे छीन ली गई। फिर बच्चा रोते रोते घर पे आ गया, माँ बाप को बोला कि वो जो घड़ी थी वो ऐसे ऐसे मैं आज पहन के गया, और वैसे से मेरे दोस्तों ने कुछ मेरे को मारा और मार कर वो घड़ी मुझसे छीन ली। बाप बोला इतना पैसा है, चिंता मत कर बेटे, दूसरी घड़ी ला के दूंगा मैं तुम्हें। फिर कुछ दिनों के बाद उसने वैसे ही और महंगी घड़ी ला के दी। दूसरे दिन सुबह बच्चों को माँ ने तैयार किया, उसका यूनिफॉर्म डिब्बा, उसके सब दफ्तर सब उसके कंधे पे लगा दिया। और फिर बच्चे को याद आया कि कल मेरे बाप ने वापस एक बार वो घड़ी मुझे दी है। तो बच्चा भागते भागते अंदर गया और कबर्ड में से वो घड़ी निकाली और वो उसने पहनी और जाने लगा। वो जैसे घड़ी पहनकर जाने लगा, अब माँ की नजर घड़ी पे गिरी। अब देखिए कमाल, अब माँ ने उसको देखा कि ये घड़ी पहनकर जा रहा है। माँ ने उसको रोका, बोला बच्चे घड़ी पहनकर मत जाओ, घड़ी निकाल के मुझे दे दो।
बच्चा बोला नहीं दूंगा, बाबा ने मुझे दी है, मैं पहन के जाऊं। माँ ने बोला तू नहीं जा सकता है घड़ी पहनकर, क्योंकि एक बार तू गया था, उसका नतीजा क्या हुआ मालूम है ना। तो घड़ी नहीं, मुझे घड़ी दो। बच्चा हट हो गया, मैं नहीं दूंगा। फिर माँ ने उसको मारा, पीटा और घड़ी छीन ली। अब देखो क्रिया एक ही है, बच्चे को मारना, पीटना, घड़ी छीनना, क्रिया एक ही की है। माँ ने भी की है और वो गुंडे मवाली उसके दोस्तों ने भी की है। अब आप पाप किसको कहेंगे और पुण्य किसको कहेंगे? वाह, वेरी वेल क्रिया सेड, एक ही है, वेरी वेल। क्रिया एक ही है, मारना, पीटना, घड़ी छीनना। अब जो गुंडे मवाली दोस्तों ने किया है उसको हम पाप कहते हैं। अब जब माँ ने किया है तो उसको हम पुण्य कहते हैं। तो किसी भी क्रिया को एक ही दृष्टि से, एक ही नजर से देखना बहुत गलत है। वो पाप है या पुण्य है, ये कब तय किया जाता है? जब उस क्रिया के पीछे जो उद्देश्य है, किस कारण वो किया गया है, इसके ऊपर वो पाप है या पुण्य है वो देखा जाता है। एक आदमी बंदूक लेकर किसी को मार डालता है और सीमा पर तैनात हमारा सैनिक भी पाकिस्तान के ऐसे ही किसी को मार डालता है। हमारे पुलिस ने ऐसे ही यहाँ ताज के ऊपर जो हल्ला हुआ उसमें से किसी टेररिस्ट ऐसे ही गोली से मार दिया। अब पाप किसको कहेंगे? गोली से हर आदमी को मारना, किसी भी आदमी को, ये एक ही इस नजर से नहीं देखा जाता है। उसके पीछे उसकी क्या कारण है, क्या कारण मीमांसा है, उस वहां उस वक्त की परिस्थिति क्या है, ये सब समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है। मैं कुछ नथुराम गोडसे की चीजें पढ़ना चाहता हूं, जिसके कारण उसके दिल में क्या था, उसने क्यों मारा, मैं आज पढ़ के दिखाना चाहता हूं। सुनिए, सुनने वाले सुनिए, और आप तय कीजिए। ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद अगर आप बोलते हैं कि नथुराम ने गलत किया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सोचो, बिल्कुल। सोचो आप क्या क्यों किया। गांधी जी भारत के इतिहास का एक अहम पन्ना है। मेरे इस निर्णय से वो पन्ना मलिन हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में गांधी जी का स्थान सबल, अटल और शाश्वत है। बहुत महान कार्य है उनका और उसके लिए मैं उनका बहुत आदर भी करता हूं। नतमस्तक होकर उन्हें शतशः वंदन करता हूं। ये सब नथुराम कह रहा है। उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और होना भी चाहिए। मैं स्वयं कुछ समय तक उनका अनुयायी रह चुका हूं। वो महान संत है। आजीवन अहिंसा का व्रत लेना निस्संदेह आसान नहीं है। उन्होंने तो व्रत लिया, पूरी दुनिया को यह अहिंसा का मंत्र दिया, किंतु अहिंसा की भी एक सीमा होती है। किसी भी बात की चरम सीमा हो जाए तो उसका परिणाम भी घातक और भयानक ही होगा। मैं भी अहिंसा को मानता हूं, पर मैं गांधी जी के अहिंसा की व्याख्या से सहमत नहीं, क्योंकि वो अहिंसा स्वयं की रक्षा को भी नकारती है। उनकी अहिंसा स्वयं की रक्षा को भी नकारती है। अपने या अपने के जीवन रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना हिंसा नहीं होती। खुद के अस्तित्व के लिए लड़ने को यदि वो हिंसा कहते हैं तो एक बात बताओ, खुद की रक्षा करने के लिए भी शस्त्र ना उठाकर अपने मृत्यु को आमंत्रण देना भी स्वहिंसा हुई ना। और वाह। गांधी जी ने 25 से भी अधिक साल इस देश का बिना किसी विरोध नेतृत्व किया, किंतु उनके अहिंसावादी नेतृत्व के समय ही सबसे ज्यादा मंदिर उखाड़े गए। छल कपट और ताकत के दम पर सबसे ज्यादा लोगों का धर्मांतर हुआ, सबसे अधिक अत्याचार हुए, और इस सब के समारोह में हमने इस देश का एक तिहाई हिस्सा खो दिया। अपने भाषणों में गांधी जी ने शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान हस्तियों की निंदा की। क्यों? क्योंकि अपनी रक्षा के लिए उन्होंने अपने देश के लिए हथियार उठाए। क्या वो गलत थे?
और गांधी जी की अहिंसावादी सोच से इस देश के लाखों लोगों की हत्या हुई। क्या वो हिंसा उनके अहिंसावादी सोच की चरम सीमा नहीं है? जिन महान गांधी जी का मैं स्वयं अनुयायी था, जिनकी मैंने भी पूजा की है, जिनकी हर बात को मानकर देश सेवा की है, उन्हीं गांधी जी के अघोर और असीम अहिंसावाद के कारण मुझ जैसे इंसान ने भी उन्हीं के विरोध में शस्त्र उठाने के बारे में सोचा। क्या ये भी हिंसा हिंसा ही है ना? केवल गांधी जी की अहिंसा के कारण देश स्वतंत्र हुआ, ये अहिंसा, ये इतिहास में कहना ही इस देश की रक्त रंजित स्वातंत्र का अपमान होगा। गलत है। 1818 में मराठी साम्राज्य विलीन हो गया। पंजाब अब भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। 1847 में वो भी विलीन हो गया। 1857 का आंदोलन केवल अचानक हुआ था, किंतु उसका परिणाम देश में था। 1885 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और स्वतंत्र देश की मांग हुई। तब गांधी जी इस देश में भी नहीं थे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। जब तक स्वतंत्र आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया था, सेना के भी उठाव हो रहे थे, अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं हो रही थी, जैसे को तैसा उत्तर मिल रहा था, तब अंग्रेज शासन ने कई बार देश छोड़ने के बारे में सोचा था। कांग्रेस के आक्रामक नेता लोकमान्य तिलक जो सशस्त्र क्रांति के विश्वास रखते थे, 1 अगस्त 1920 उनकी मृत्यु हो गई। एक सेकंड ना, मृत्यु हो गई। जी। फिर सशस्त्र क्रांति थोड़ी धीमी हो गई और जब गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए तो उन्होंने देश को अहिंसा का मार्ग दिया, किंतु उसके कारण कितने ही क्रांतिकारी मारे गए। वो निषेध भी व्यक्त करने जाते तो उन पर गोलियां बरसाई जाती। जालियनवाला बाग हत्याकांड भूल गए? ऐसी कई घटनाएं हैं। तब गांधी जी ने क्या किया? केवल प्रार्थना की। उन्होंने अपने हर भाषण में सशस्त्र क्रांति का विरोध ही किया है। वे अहिंसा के लिए ना नहीं थी, न है, किंतु यदि गांधी जी सही है तो बाकी क्रांतिकारी गलत नहीं हो सकते ना। सभी को इस देश की आजादी चाहिए थी, फिर बाकियों के भी किसी भी मार्ग को दोष देने का उनको अधिकार किसने दिया? भगत सिंह ने विधिमंडल में जो बम फेंका उसको गांधी जी ने अहिंसा का पराभव माना। ये क्या गलत नहीं है? क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल धिंगरा ये क्रांतिकारी नहीं थे? क्या उन्हें अपने मातृभूमि से प्रेम नहीं था? हर कोई अपने अपने मार्ग से इस देश को आजाद करने का प्रयास कर रहे थे, फिर वो गलत कैसे हो सकते? इस देश की नींव जाति के आधार पर रखने के विचार को जिस दिन गांधी जी ने मान्यता दी, उसी दिन भारत का दुर्भाग्य शुरू हो गया। इसी के परिणाम आगे भी इस देश को भुगतने होंगे, इस महात्मा ने सोचा ही नहीं। इसके कारण इस देश में दंगे हुए, भारत में हिंदू और मुसलमान अलग हुए, या यूं कहूं मुसलमान और इस्लाम को ना मानने वाले ऐसे विभाजन हुआ। और इसके बाद जो हुआ याद है, 1946 1947 से अभी तक भारत की स्वतंत्रता अहिंसा से नहीं, लाखों लोगों के रक्त बहकर आई है। पाकिस्तान से हजारों हिंदुओं को काट के भेजा गया, अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, खून की नदियां बही और देश के टुकड़े हुए। इसलिए इतिहास में यह लिखा जाना गलत है कि केवल गांधी जी की अहिंसा के कारण इस देश को आजादी मिली। मेरा मानना तो यह है कि यदि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलते, यदि लोकमान्य तिलक की मृत्यु न होती, सुभाष बाबू यदि आजाद हिंद सेना की स्थापना के लिए भारत से बाहर न जाते, या फिर जापान के विश्व युद्ध हारने के बाद वो तुरंत भारत न आते, या चंद्रशेखर आजाद कुछ दिन और हमारे साथ होते, यदि वल्लभ भाई पटेल की बात कांग्रेस मान लेती, तो शायद शायद ये देश 1935 से पहले या 1942 में आपका ही आजाद हो आप जाता। शरद भाई, आपका आपका जो नेट है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए अब शुरू कीजिए। वो आपका नेट गड़बड़ कर रहा था सर। वापस बोलूं? हाँ, बस मुसलमान दो और लाइन ठीक है तो इस्लाम को, बोलो। जी हाँ, दोहरान कीजिए। जी 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 जी, ठीक है इस ठीक है कारण ठीक इस देश में दंगे हुए, भारत में हिंदू और मुसलमान अलग हुए, या यूं कहूं मुसलमान और इस्लाम को ना मानने वाले ऐसे विभाजन हो गए। और उसके बाद जो हुआ याद है,
1946, 1947 से अभी तक भारत की स्वतंत्रता अहिंसा से नहीं, लाखों लोगों के रक्त बहकर आई है। पाकिस्तान से हजारों हिंदुओं को काट के भेजा गया, अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, खून की नदियां बही हैं और देश के टुकड़े हो गए। इसलिए इतिहास में यह लिखा जाना गलत है कि केवल गांधी जी की अहिंसा के कारण इस देश को आजादी मिली है। मेरा मानना तो यह है कि यदि गांधी जी की अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलते, यदि लोकमान्य तिलक की मृत्यु न होती, सुभाष बाबू यदि आजाद हिंद सेना की स्थापना के लिए भारत के बाहर न जाते, या फिर जापान के विश्व युद्ध में हारने के बाद तुरंत भारत आ जाते, या चंद्रशेखर आजाद कुछ दिन और हमारे साथ होते, यदि वल्लभ भाई पटेल की बात कांग्रेस मान लेती, तो शायद शायद ये देश 1935 या 1942 में ही आजाद हो जाता और उसके टुकड़े भी नहीं होते। यह है नथुराम गोडसे की सोच। तो पागल नहीं था, उसके माथे फिरू कहा गया। एक हिंदू माथे फिरू ने गांधी की हत्या की, ये इतिहास में पढ़ाया जाता, बहुत गलत। अच्छी बात है कि जब खोसला साहब ने लिखा है कि जब पूरी जो उसकी केस चल रही थी गांधी हत्या की, इस तो उसने खुद वकील ले लिया नहीं। जब भी सरकारी वकील साहब उसके खिलाफ जो भी आरोपी सब खड़े करते थे, उसके ऊपर उसने वकील नहीं लिया था, तो वो खुद की केस खुद लड़ रहा था। तो विद्याचरण शुक्ल और खोसला साहब उसको पूछते थे, भाई पंडित जी आपको इसके ऊपर कुछ कहना है, कुछ उल्टा सवाल पूछना है? वो शांति से खड़ा रहकर कहता था, मुझे कुछ नहीं पूछना है, मुझे कुछ नहीं कहना। 655 दिन केस चली, 655 दिन। उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तो लाल किले पर यह विशेष न्यायालय तय किया गया था, बिठाया गया था, और उसमें गांधी हत्या की केस चल रही थी। पूरा केस खत्म होने के बाद जब वकील जज ने पूछा कि पंडित भाई अभी निकाल पत्र सुनाने की बारी आ गई, समय आ चुका है, अभी तो आपको कुछ कहना है? तो उसने कहा, हाँ अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। पूरे 655 दिनों में यहां जो जो मेरे खिलाफ बताया गया, जो जो मेरे खिलाफ यहां कहा गया, जो जो बयानबाजी की गई, इसके बारे में मैं क्या सोचता हूं, ये मैंने कोठरी में बैठकर एक किताब में लिखा है, एक पन्ने पर लिख के रखा है, वो सब मुझे पढ़ने की इजाजत दीजिए। तो जज ने बोला, ठीक है, कल से इस न्यायालय में आपको आपका बयान पढ़ने की इजाजत दी जाती है। इतना ही नहीं कहा, जज साहब ने बोला, लाल किले के बाहर हजारों लोग आपके बयान सुनने के लिए खड़े हैं, तो उसके लिए माइक का इंतजाम कीजिए। पुष्पेंद्र जी ये गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, जज साहब ने कहा है माइक, क्योंकि उनको भी स्पीकर से पता चले ये क्या बोल रहा है। और माइक का इंतजाम दूसरे दिन किया गया, और नथुराम, अभी कोई पूरा केस तो खत्म हो चुका था, अभी सिर्फ नथुराम का बयान बाकी। उसके बाद 7 दिन तक वो अपना बयान पढ़ते गए। एक भयानक सा सन्नाटा छाया हुआ था, लोग बैठे थे, देश की सभी भाषाओं के पत्रकार वहां बैठे हुए थे। उस वक्त वो रिकॉर्डिंग या शूटिंग ये सब सुविधाएं नहीं थी, पन्ने के ऊपर कागज के ऊपर लिखना पड़ता था, और शॉर्ट हैंड जानते होंगे शायद, वो शॉर्ट हैंड में शॉर्टकट में लिखते थे क्या लिखना है, बोलना है। और डेली, अभी अभी यहां थोड़ा सा अंदाज चुक गया नथुराम का, क्योंकि 655 दिन डेली जो कोर्ट में चलता था, वो सब न्यूज़पेपर में, हर भाषा के न्यूज़पेपर में लिख के आता था। आज क्या हो गया, आज किसको खड़ा किया, आज किसका बयान हो गया, आज किसने क्या बोला। नथुराम चुप बैठ गया, नथुराम ने कुछ पूछा नहीं, और लोग बहुत बेहद से ऐसे, सुबह कब होती है और कब वर्तमान पत्र हाथ में आता है, और आज कल गांधी हत्या में क्या हो गया। ऐसा इतना मीडिया था नहीं उस वक्त, सिर्फ न्यूज़पेपर के जरिए ही लोगों को ये पता चलता था। तो नथुराम को ऐसा लगा कि जब मेरी बारी आएगी, तब भी रोज मैं जो बोलूंगा, मेरा भी निवेदन ऐसे ही पेपर में लिख के आएगा, और पूरे हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों तक मेरा निवेदन पहुंचेगा। और यही से पॉलिटिक्स शुरू हो गई। डेली
वर्तमान के प्रतिनिधि लिखकर वर्तमान पत्र हर भाषा के पेपर में छप जाता था। जिस दिन कोर्ट ने कहा कि कल से नथुराम तुम तुम्हारा बयान सुनाओ, उस दिन से जज पहले दिन जब उसने अपना बयान पहले दिन का जब खत्म किया और जज साहब ने कोर्ट एडजर्न करके निकल गए, जैसे ही पीठ जज साहब ने घूम गए, उसी दौरान वहां के पुलिसों ने सारे पत्रकारों के ऊपर अटैक किया और पत्रकारों के हाथों से सारे कागज खींचकर उसके फाड़ कर उसको जला दिए गए और ऊपर से धमकाया गया। लोकतंत्र भारत में पत्रकारों का गला सबसे पहले वहां घोड़ दिया गया, जला दिया गया और कहा गया अगर एक भी लाइन नथुराम की छपाई छापी आपने पेपर में आपके, तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे, इसके परिणाम आपको भुगतने पड़े। और उसके बाद नथुराम का बयान की एक भी लाइन पेपर में नहीं आई 7 दिन तक। और यहां नथुराम का अंदाज चुक गया। उसको ये नहीं मालूम था, क्योंकि कोर्ट खत्म होते ही उसको लेके जाते थे कोठरी में डालते। उसको ऐसा लगता था कि शायद लोग पढ़ रहे होंगे आज मैंने क्या किया। उसको मालूम नहीं था, क्योंकि बाहर कुछ आया ही नहीं, कुछ छपके ही नहीं आए। अब मेरा सवाल यह है, क्यों? अगर गांधी जी महान है, इसी नथुराम गोडसे की एक गोली की वजह से गांधी विचार कभी खत्म नहीं हो सकते, तो नेहरू सरकार क्यों डर गई नथुराम के बयान से? क्यों क्यों और क्यों? ये सवाल का जवाब आज तक मुझे किसी ने दिया नहीं, किसी कांग्रेस वाले के पास इसका जवाब। आज भी गोडसे के ऊपर फिल्म आती है, गोडसे का बयान आता है, तो सब लोग क्यों डरते हैं? मेरा सवाल यह है कि डरते क्यों हैं? गांधी जी महान है, वो हिमालय है, वो बहुत बड़ा आदमी है। कोई एक गोडसे कुछ बोल देगा तो गांधी जी को थोड़ी फर्क पड़ने वाला। अभी सावरकर जी के ऊपर इतने लोग बोलते हैं, वो तो जाहिर सभा में जाके बोलता है, वो दिल्ली का लड़का ठीक है, ऐसा नकल करता है, माफीवीर थे। सावरकर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम सावरकरवादी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बोलता हूं ऐसे ही हर महीने बोलते जाओ तुम। नथुराम गोडसे के ऊपर क्या क्या बोला जाता है। सावरकर जी की बदनामी इस देश में जितनी हुई, उतनी बदनामी ना किसी देशभक्त की दुनिया में कहीं हुई होगी। उसके बावजूद भी आज सावरकर को सुनने के लिए लोग आते हैं। सावरकर छोटे नहीं होते, उनको भारत रत्न दिया तो छोटे नहीं होते। फिर गांधी के लिए क्यों डरते हैं लोग? गांधी का गोडसे का बयान 1949 में दिया गया, आज 2022 में भी सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सुनने के लिए आगे की पीढ़ी तैयार है, लेकिन कांग्रेस वाले क्यों डरते हैं? क्या है उसमें ऐसा छुपा हुआ? क्या है? क्यों क्यों उसने एक आदमी, जिस एक दोस्त का बयान है उस केस में, एक दोस्त को ऐसा खड़े किया जो उसका कई जमाने में एक रूम पार्टनर हुआ करता था। उसको पूछा कि तुम्हारे साथ वो रूम पार्टनर था, तब भी ऐसे ही था क्या वो? तो उसने बोला मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, जब से मुझे पता चला कि मेरे दोस्त ने गांधी जी की हत्या की, तो मुझे ताज्जुब हो रहा है, मैं सोया नहीं यार, कैसे एक आदमी कर सकता है? उसने कोर्ट में एक उसका किस्सा सुनाया कि दोनों एक दिन रात में उस रूम में सोए थे और कुछ काट रहा था पीछे से। तो रात को लाइट लगाई और देखा तो चद्दर के नीचे कुछ खटमल थे। तो साला खटमल काट रहा है। तो दोस्त बोला यार इसको मार डालते हैं, रात खराब कर दी, नींद की वाट लगाई इसने। तो नथुराम बोला पागल, उसका धर्म है वो, इंसान को काट के जीना ये खटमल का धर्म है, उसको मारने का नहीं। हम करते हैं, काम करते हैं, पूरी चद्दर उठाते हैं और बाथरूम में जाके पानी के नीचे छोड़ देते हैं उसको। और जो आदमी खटमल मारने के भी विरोध में था, वो अचानक एक महात्मा को मारने के लिए क्यों गया? क्यों सुनना नहीं चाहेंगे हम? हमारे देश के आगे की पीढ़ी के सामने हम रखेंगे ना, ये हम तथ्य रख रहे हैं ना।
उसके बावजूद उनको जो तय करना है वो करने दो। डरते क्यों हैं? नथुराम के बयान से इतना डर क्यों है? क्या है ऐसा उसमें? कितनी बातें हैं। मेरे नाटक के लिए आप गांधी जी के भक्त होने के बावजूद मुझे जलाने की कोशिश करते हैं, मुझे मारने की कोशिश करते हैं। गांधी जी खुद कहते थे कि मेरे विरोध में आकर जो कोई बोलता है उस समय स्वागत करता हूं। पंजाब की गलियों में नथुराम गोडसे घूम रहा था। हमारी पंजाबी हिंदू स्त्रियों के ऊपर सुरावर्दी के गुंड मवाली पठान बलात्कार कर रहे। मैं गोडसे दाद अपने गोपाल जी के साथ जाके बैठता था, सिंधु बाई के साथ में जाके बैठता था, घंटों तक उनसे बातें करता था कि क्या 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 हुआ था उस जमाने में, क्या क्या हुआ था। वो कहते थे यार नथुराम जैसा इतना आदमी ही नहीं देखा हमने कभी। पूरा अंबाला जेल का हर पुलिस आरक्षक उसमें प्यार में फंस गया था, इतना प्यार करते थे लोग। जेलर रोज डेली उसके साथ आके ताश की ये खेलता था, अपना बुद्धिबल खेलता था, और खेलते खेलते बातें होती थी कि क्यों भाई कैसे हो। जब उनको 15 तारीख नवंबर की आ गई, मरने का दिन आ गया, तो उनको पूछा गया कि कल आप अभी सुबह 8 बजे की आपको फांसी देने वाले हैं, आपकी क्या तमन्ना है। तो उसने कहा एक तो सुबह नाई को बुलाओ, मैं बहुत अच्छा शेविंग करना चाहता हूँ, बाल बिल काटना चाहता हूँ। तो बोले पागल है आप मरने वाले हैं, शेविंग करके क्या करेंगे। तो नथुराम बोला मरने वाले मत बोलो, हम स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं। हमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे देश धर्म के लिए काम किया है, मैंने मेरी जाति के लिए काम किया है, और मैं अच्छा स्वर्गारोहण करने जा रहा हूं। तो स्वर्गारोहण में जब करूंगा तो मैं शुचिर्भूत होके जाऊंगा। और क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं। मैं चाहता हूं जब मुझे फांसी दी जाएगी, फांसी के तख्त पर मैं जब खड़ा रहूंगा, तो मुझे अखंड हिंदुस्तान का नक्शा हाथ में हो, भगवत गीता हाथ में हो, और ये सब पकड़ कर भगवा ध्वज भगवत गीता और हिंदुस्तान का, अखंड हिंदुस्तान का नक्शा 70 दशलक्ष चौरस किलोमीटर का, वो मैं हाथ में फांसी देते समय पकड़ना चाहता हूँ। सब लोग रोने लगे, ये क्या आदमी है। बड़े बड़े लोगों को जब फांसी दी जाती है तो उनको ऐसे खींच कर ले जाया जाता है, जबरदस्ती वो भागते रहते हैं, वो भाग, लेकिन उनको जबरदस्ती वहां खड़ा करना पड़ता है। ये लोग दोनों, सुबह नाई आ गया, बाल काटे गए, शेविंग की गई, अच्छा नया ड्रेस पहना, और बोले चलो। तो 7:40 को उनको बाहर निकाला, तो अच्छी कड़ी धूप थी, सूर्य ऐसा तलप रहा था ऊपर। तो नाना आपके बोलता है नथुराम को, देखा नथुराम, बहुत दिनों के बाद अच्छी धूप दिखाई दे रही। तो नथुराम बोलता है हम लोग शिमला में गए थे, तब ऐसी धूप का हमने अनुभव किया था। ये क्यों है मालूम है? कुदरत हम पर प्यार का, प्रेम का वर्षाव कर रही है, क्योंकि हम स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं। और ऊपर जाके खड़े हो गए। वो जो खटका खींचने वाला है वो भी डर गया। वो ऐसा आदमी नहीं दिखा। 2 मिनट उसको देखा, यार क्या सोच रहे हो, टाइम हो जाएगा, चलो आ लाओ। वो काला बुरका खुद पहना, हाथ में वो सब पकड़ा, खड़े हो गए। और उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। आरएसएस की प्रार्थना की। और फिर वो वकील घड़ी देखने लगा, करेक्ट टाइम पर वो खटका खींचा जाता है, और अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम की बहुत जोर जोर से घोषणाएं शुरू कर। और 8 बजते ही फांसी दे दी गई। कभी भी फांसी देने के बाद जो नीचे की लकड़ी की फलियां ऐसी निकलती है,
तो वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कुछ देर तक वो बॉडी फड़फड़ाती रहती है। लेकिन उनके रिमार्क है उनका, जेलर का, कि नाना आप्टे की बॉडी कुछ 5-6 मिनट तक फड़फड़ाई, लेकिन नथुराम की बॉडी फड़फड़ा ही नहीं। वो जैसे ही नीचे गया वो शांत था। इसका मतलब शायद जब फांसी उतरी उसने अपनी प्राण को त्याग दिया था। फिर गोपाल गोडसे को उम्र कैद हुई। उम्र कैद होने के बाद 1964 में उनको रिहा किया गया। उसके बाद मरते दम तक जब भी पुणे छोड़ना है, पुणे से कहीं भी बाहर जाना है, तो पुणे के पुलिस स्टेशन में जाकर उनको बोलना पड़ता था कि मैं इतने दिन के लिए कहाँ जा रहा हूँ, वहां का पता देना पड़ता था। ऐसा कभी होता नहीं है ना, सजा पूरी भुगत के आए हैं। फिर 64 के बाद उन्होंने, उनके पास जो पूरा बयान था, उन्होंने 55 से बड़ी, ऐसा मराठी में पूरा बुक लिखा। तो वो उस बुक के ऊपर बयान आ गए। ये कौन सा लोकतंत्र है? अभिव्यक्ति स्वातंत्र बाकी सबको है, क्यों नहीं? अभी अभी उसके ऊपर से पूरा बैन हट गया। अभी कोर्ट ने वो बयान जो आपने बुक दिखाया ना, मे प्लीज योर ऑनर, वो अभी अभी खुला हो। क्या है ऐसा, क्यों है गोडसे ऐसा? गांधी जी को ये महात्मा थे ही नहीं, ये तो अंबेडकर जी ने भी कहा है। अंबेडकर जी ने कहा, इस यूट्यूब के ऊपर ये है, बीबीसी के ऊपर उनका बीबीसी में इंटरव्यू। बीबीसी में हाँ, इंटरव्यू है। हाँ, इंटरव्यू है, इंटरव्यू साफ में साफ है। खुलेआम कहते हैं वो ये महात्मा है ही नहीं, कौन बोलेगा इनको महात्मा है? फिर अंबेडकर के ऊपर कोई कुछ बयान नहीं करते, कांग्रेस वाले चुप है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे एक मत पेटी है पुष्पेंद्र जी, कुछ करोड़ों यस, की एक वेरी मत पेटी है। वेरी गोडसे, वेल, वेरी वेल, सावरकर के पीछे कोई मत पेटी नहीं है। वेरी वेल सैड, इतनी वेरी गंदी वेल बात सैड। है, देखिए। हाँ, आई अफजल कैनॉट, गुरु, हर हाँ। घर में अफजल गुरु पैदा होगा, ऐसा कहने वाला, जिसके ऊपर को केस चल रही है, उसको वो दोस्त भी मानने के लिए वो भी तैयार है। वो भी मतपेटी है। हाँ, वो मेनन की प्रेत यात्रा में लाखों लोग आ जाते हैं, उसके ऊपर किसी को दिक्कत नहीं है। कसाब को बचाने के लिए लोग जाते हैं, उसके ऊपर किसी को दिक्कत नहीं है। कुछ हमारे फिल्म स्टार सिग्नेचर करके भेजते हैं, वो याकूब मेनन की फांसी टल दी जाए, है ना, तो उसके ऊपर कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इन सब के पीछे मतपेटी का पॉलिटिक्स है। एक मुसलमानों की एक पेटी है, यार उनको अगर हम कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, हमारे खिलाफ जाएंगे तो हमें चुन के कैसे आएंगे, अंबेडकर जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हम चुन के कैसे आएंगे। गोडसे के पीछे कोई है ही नहीं, ये तो ब्राह्मण है, सावरकर ब्राह्मण है, ये है 3%, 140 करोड़ में सिर्फ 3%। और वो भी कभी रास्ते पर आते नहीं है, कुछ भी बोलो कोई आता नहीं है। शरद पंक्षी रोल करने वाला एक्टर भी साला ब्राह्मण है, तो उसके पीछे कोई नहीं आता है। अभी 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 महाराष्ट्र में एक राष्ट्रवादी के एक खासदार ने रोल किया है किसी फिल्म में, तो उसके बारे में वो लोग क्या कहते हैं, वो कलाकार है। कलाकार कोई भी भूमिका कर सकता है, तो वो कभी नथुराम का समर्थन तो नहीं करता है ना। तो मैंने भी समर्थन कब किया? मैंने गांधी हत्या का समर्थन कभी किया ही नहीं। मैंने नहीं, मैंने, आपने नहीं, नथुराम गोडसे ने भी नहीं किया। कभी गांधी हत्या का समर्थन उसने भी नहीं किया है। नहीं तो वो भाग सकता था ना, कितना आसान था, उसके हाथ में पिस्तौल थी, तो 3 गोली डालने के बाद सब लोग भाग गए थे, वो उधर से आराम से निकल सकता था, वो गया नहीं। और उसने पुलिस को बुलाया, भाई आ जाओ, अरेस्ट मी, मुझे डालो अंदर, मैंने एक खून किया है, एक इंसान को मारा है मैंने, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो चौथी गोली में डाल सकता हूं मेरे सर में, लेकिन नहीं डाली, क्योंकि मुझे बयान देना है, मैंने क्यों मारा ये दुनिया के सामने लाना है। इस गांधी जी की अहिंसा के पीछे का जो छुपा हुआ चेहरा है, उसको मैं दिखाना चाहता हूं।
70 लाख निर्वासित, हिंदू निर्वासित पाकिस्तान से यहाँ आ गए, उसमें से 10 लाख दिल्ली में बैठे। उनके सामने जाके बोलते क्यों आए आप, क्यों लाहौर छोड़ के आए, क्यों इस्लामाबाद छोड़ के आए, वहीं पे रहना। मृत्यु तो कभी ना कभी आनी ही थी, तो क्या हमारे मुस्लिम बांधवों के हाथ से आती तो क्या फर्क पड़ता। मस्जिदों में जाने के लिए मना कर दिया। हिंदू निर्वासित, ठंडी थी बहुत जबरदस्त, दिल्ली में ठंडी थी, उस ठंडी में छोटे बच्चों को लेकर औरतें अगर मस्जिद में अपने आसरा लेने के लिए, ठंडी से बचाव करने के लिए घुसी, तो गांधी जी बोलते मत जाओ, उनका धर्म बढ़ जाता है यार, वो दुखी हो जाएंगे हिंदू के आने, मत जाओ। उसमें था एक मदन लाल पाहवा जिसने गांधी हत्या में उसकी साथ निभाई, वो जो निर्वासित था। वो 20 जनवरी को एक बम जो फेंका गया, वो उसमें वो मदन लाल उसमें पाहवा ही थे, 20 उसमें जनवरी हाँ, 10 दिन मदन लाल पाहवा थे वो। जी और जी। सबसे बड़ी बात देखिए, और एक इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। 20 जनवरी को जब एक बम ब्लास्ट करने की कोशिश की गई जो असफल रह गई, गांधी जी को कुछ हुआ नहीं, उसके 10 दिन बाद 30 जनवरी को वापस प्रार्थना में पूरी दिल्ली के 101 पुलिस ऑफिसर, जिनको 20 जनवरी के बाद ये पता था कि कौन कौन लोग इसके पीछे है, 20 जनवरी के बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कौन कौन लोग है, पूरी लिस्ट हाथ में थी। नथुराम गोडसे और सबका नाम था उनमें, पता था ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ उनको मालूम था। उसके बावजूद 30 जनवरी को ये लोग अंदर कैसे आए? 30 जनवरी को अंदर कैसे आए पिस्तौल लेके? किसी ने देखा नहीं, मालूम था, हाथ में लिस्ट थी, इतने इतने लोग हैं इसके पीछे। चेक करना चाहिए था ना पुलिस ने, क्यों नहीं किया? और गांधी जी को सिर्फ 3 गोली नहीं, 4 गोली लगी हुई है। नथुराम की बंदूक से तो 3 ही गोली खाली है, 6 गोलियां में से 3 खाली है, 3 भरी हुई है। और गांधी जी को चौथी गोली लगी, वो कहां लगी, किसने मारी है मालूम नहीं। नो पोस्टमार्टम, क्यों नहीं पोस्टमार्टम किया गया? ऐसे हत्या का पोस्टमार्टम होता है ना हमारे कानून के हिसाब, तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? हमारे देश में देखिए गांधी जी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? क्यों डर गए? पीएम से क्यों डर गए? क्या ऐसा कुछ निकलने वाला था बहुत जबरदस्त, जिससे शायद खुद सरकार फंस सकती थी? नथुराम का बयान अगर उस वक्त आता था तो आज पूरा देश का इतिहास ही बदल जाता था। उसमें एक जगह शरद वो भाई, कहता इसमें है कि इसमें हाँ उस, जी, उस, उसमें एक जगह वो उसमें कहता एक है कि वो सेक्युलर, मैं सेक्युलर कितना हूं और सर्वधर्म समभाव वाला कितना हूं, ये दिखाने के लिए भंगी कॉलोनी में एक राम के मंदिर में जाकर, राम मंदिर के पुजारियों और वहां के भक्तों के खिलाफ जाकर गांधी जी ने कुरान का पठन किया, राम मंदिर में, राम की मूर्ति के सामने। लेकिन सामने खड़ी हुई मस्जिद में जाकर गीता का पठन करने की हिम्मत गांधी जी ने नहीं दिखाई। एक बयान में एक जगह उसने लिखा है, ये जो बुक है ना, मे इट प्लीज योर ऑनर, इसको पब्लिश करके पूरे हिंदुस्तान में दिखाना चाहिए, सबको देखना चाहिए क्या है, क्यों मारा उसने। अब वो ओपन हो चुका है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है अभी। इसमें 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 एक एक चीज बस और जोड़ना चाहता हूं। एक किताब 1975 में एक किताब आई थी, फ्रीडम एट मिडनाइट। और ये फ्रीडम एट मिडनाइट किताब लैरी कॉलिन और डोमिनिक्यू ने लिखी थी। और ये किताब बड़ी पॉपुलर है, बड़ी नोन है, फ्रीडम एट मिडनाइट किताब। इसके पेज नंबर 408 से लेके 411 तक एक घटना का जिक्र है, जिससे आज की बातचीत में थोड़ा सा और जो आपने तथ्य रखे हैं उसको बल मिलता है। आपने एक बात उठाई कि भाई 20 जनवरी को मदनलाल पाहवा ने एक बम फेंका था और उसपे कुछ दीवार थोड़ी सी टूट गई थी और उसके बाद सब कुछ हुआ। तो 20 जनवरी की घटना जो आपने कहा, बीच में 26 जनवरी भी आई और तमाम पुलिस वालों के पास वो लिस्ट थी और उस सब के बावजूद भी 10 दिन के बाद ये घटना घट गई।
उसमें फ्रीडम एट मिडनाइट के 408 पेज पर शरद भाई वो ये लिखते हैं कि जब ये घटना घट गई तो उसमें कई नेता मिलने गए गांधी जी से, और गांधी जी से मिले और उनका हालचाल पूछने गए। उसमें एक और मैडम गई, जो मैडम भारतीय राजनीति में उस पूरे मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उनका नाम था मैडम एडविना माउंटबेटन। एडविना माउंटबेटन गांधी जी से उस 20 जनवरी के हमले के बाद मिलने गई हैं, और ये फ्रीडम ऑफ मिडनाइट में डोमिनिक्यू साहब लिख रहे हैं, और वो गांधी जी से ये कहती हैं कि गांधी जी आपको डर नहीं लगा, आप घबराए नहीं, आप परेशान नहीं हुए। तो गांधी जी ने क्या कहा, ये वो बयान कर रही है जिसको डोमिनिक्यू ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के 408 नंबर पेज पे लिखा है। वो ये कहती है कि गांधी जी ने उनसे कहा कि देखिए मुझे डर वर नहीं लगता है, मैं मौत से डरता नहीं हूं, लेकिन हां अगर मेरी हत्या हो या मौत हो तो मेरी दो ख्वाहिशें हैं, दो मेरी डिजायर हैं। एक तो मेरा चेहरा हंसता हुआ हो और मेरे मुंह से हे राम निकले। अब आप मुझे बताइए, ये दो बातें एडविना माउंटबेटन किसके सबसे नजदीक थी, ये सबको पता है। क्या एडविना माउंटबेटन ने ये बात उन लोगों को नहीं बताई थी जो सत्ता के शीर्ष पे थे? और ये 20 तारीख की घटना है, 20 जनवरी की, और इसको कोई हिंदुस्तानी नहीं लिख रहा है, कोई आरएसएस और वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद या हिंदू महासभा का राइटर नहीं लिख रहा है जिसको आप हवा में उड़ा दें। और उसके 10 दिन के बाद जो बात आज आपने कही, मैं उसी को और इंडोर्स करता हूं कि जब लिस्ट थी, सब कुछ था, और इतना बड़ा आदमी था, तो उसके चारों तरफ तो पुलिस होनी चाहिए थी कम से कम। आज ब्लैक कैट एग्जैक्टली है, जेड प्लस है और एसपीजी, तो इसका मतलब है देयर इज सम पीपल विद इन द वो सिस्टम। चाहते थे कि ऐसा वो हो, वो 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 बात चाहते अलग है थे कि कि कोई ऐसा हत्या हो। करना। यस, तो दे गिवन द पैसेज, उन्होंने वो रास्ता दिया, वो एग्जैक्टली, क्रिएट किया। और दैट इज, एग्जैक्टली। मैं आपने आज जो जो बात जोड़ी उससे मुझे ये याद आ गया कि जब आपने कहा कि साहब लिस्ट भी थी और सब पता था, और विद इन 10 डेज इतनी बड़ी बात हो जाए, तो ये भी एक तत्व है। इसलिए मैंने कहा कि और मेरा जो हेराम आज वगैरह जो मकसद था, कहा है, हेराम वगैरह ऐसा कुछ ये कहा किस, ही नहीं, उनको समय था नहीं। समय कहा, 78 ईयर ओल्ड मैन, इतने करीब से नहीं अगर नहीं, कोई गोली शरद भाई, मारता है तीन। हाँ, शरद तो भाई हेराम कहाँ आप से मुझे कहेगा वो? बताइए, नहीं नहीं, वो हेराम कह भी दिया हो तो सुना किसने? सिर्फ किसने और नथुराम सुना ने था वो सुना होगा। हाँ। That's what सुना I'm भी होगा saying. तो सिर्फ नथुराम था उसके करीब। तो भाई नाथुराम और गोडसे को उसके बताना ऊपर चाहिए था कि उसके हेराम, उसके ऊपर नथुराम ने बहुत ही लॉजिकली कुछ बातें कही है हेराम के ऊपर। वो कहता क्या है है वो कि भी बताइए। वो हेराम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो राम रहीम कृष्ण करीम में फर्क कभी मानते ही नहीं थे। उसने जज के सामने कहा है कि वो राम रहीम कृष्ण करीम में फर्क कभी मानते ही नहीं थे। वो आदमी मरते समय सिर्फ राम का नाम कैसे लेगा? अगर लेना ही है तो राम और रहीम दोनों बोलेगा ना वो। और अगर एक का ही नहीं, नाम लेना है तो वो रहीम का ही बोलेगा, क्योंकि राम उनके दिल में था, रहीम मुंह पे था। क्या बात है, क्या बात है। तो इसका मतलब है कि ये हे राम की जो थ्योरी है, ये नहीं, एडविना सब माउंटबेटन घुसाड़ी के हुई है, द्वारा सब गढ़ी डाला गई। हुआ है मुंह में। वही 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 मैंने कहा कि एडविना माउंटबेटन को ये बात उन्होंने बोली, और फिर वही हाँ, बात होती है, और 10 दिन बाद हत्या हो जाती है, वो मुस्कुराते हुए, मतलब इस होल 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 कॉन्कॉक्टेड, मतलब टोटली एक्सपोज्ड। लेकिन मुझे मैंने बड़ी कहा ना, खुशी ये है शरद अगर भाई। वो अगर जी पोस्टमार्टम जी। अगर होता ना गांधी जी की बॉडी का, तो बहुत कुछ अलग निकलता था। जो बाद में अभी अभी इतने सालों के बाद अभी अभी मुझे ऐसे भी पता चला है, जिसके कुछ प्रूफ्स है, कि नथुराम की बंदूक से निकली गोली से गांधी मरे ही नहीं है, ऐसा भी अभी निकला। माय गुडनेस, व्हाट ए कॉन्स्पिरेसी। ऐसा अभी इसमें हम अंदर घुसेंगे नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ नहीं, वो हमारा एजेंडा वो नहीं है। लेकिन हाँ, शरद ये भाई आपने लेकिन आपने जैसे, जी, लेकिन बोले शरद बोले भाई बोले। आपने जिस तरह से बयान किया, जो आपने बयान किया है, द वे यू प्रेजेंटेड थिंग्स ना, एकदम इसे स्टनिंग, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि मतलब शून्य में कर दिया आपने, मतलब। और इसमें कोई भी चीज आपने अपनी तरफ से नहीं कही है, सब कुछ ऑन द नहीं नहीं, रिकॉर्ड है, फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस देश में ऐसी बहुत सारी मौतों का सिलसिला आज भी हो रहा है। मैं आपको उसको कनेक्ट करना चाहता हूं। संजय गांधी की हत्या कैसे हुई आज तक पता नहीं चला।
इंदिरा नहीं है। गांधी की हत्या कैसे हुई आज तक पता नहीं चला। इंदिरा गांधी के साथ जो आदमी 24 घंटे आर के धवन रहता था, आज तक उसको किसी कमीशन ने ग्रिल ही नहीं किया। उनकी अब नेचुरल ना। डेथ हो चुकी। इस देश में माधवराव सिंधिया के नए जहाज में 5 पत्रकारों के साथ डेथ हो जाती है, पता ही नहीं चला। इस देश में राजीव गांधी की हत्यारों को माफी दिला दी जाती है, उनको बचाया जाता है, वो भी पता नहीं चला। इस देश में एक परिवार की बेटी के ससुराल के सारे लोग मार दिए जाते हैं और सिर्फ वो बेट उसमें मां बचती है, सास बचती है जो विदेशी है। बाकी भाई को मार दिया। वो कोई 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 अपने होटल में फांसी लटक के मर जाता है, कोई कार एक्सीडेंट में मर जाता है। इस देश में राजेश पायलट जैसे एक होम मिनिस्टर की कार पलट जाती है, आज तक उसका पता नहीं चला। तो ये जो मर्डरस सिलसिला है, ये पार्टी का मुझे लगता है शायद एक तरीका है कि सत्ता कब्जाने के लिए हत्या होना जरूरी है। इसलिए सुभाष की हत्या हुई तो जवाहर बने, और फिर उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई तो मैडम बनी, और मैडम की हत्या हुई तो बेटा बना, और बेटे की हत्या के बाद में अब कोई शहादत देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए परिवार का सदस्य कोई प्रधानमंत्री बन नहीं पा रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइए, राजेश पायलट का नहीं हुआ, माधवराव सिंधिया का नहीं हुआ, तो ये तो चल रहा है ना, ये तो हमारे सामने की बात है। तो आप सोचिए कि कितनी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, और वो कितने बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर होंगे कि जिन्होंने ऐसी थ्योरी कहानी हाँ, लिखी है कि आज 70 सही सही सालों के बात। बावजूद भी हम लोग जो है बात कुछ सच कहते हैं तो लोग फौरन हमको टैग कर देंगे साहब ये। इसलिए हमने आपने भी शुरू में यही कहा, वही मैंने भी सिर्फ आज पोस्ट गांधी में डाला। गांधी हत्या से रिलेटेड जाते जाते एक पॉइंट मैं बहुत बताना चाहता जी हूं। जी, प्लीज 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 प्लीज। गांधी हत्या के बाद जो नथुराम का अंदाजा चुक गया, मैं बोला मैंने कि उसको लग रहा था कि आज मैं जो बयान दे रहा हूं 7 दिन तक जो पढ़ूंगा वो भी पेपर में आ रहा है और पूरी जनता पढ़ रही है, और वो हुआ नहीं। इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ है मालूम है? आज आज हिंदुत्व बदनाम हो चुका है। आज एक हिंदू माथे फिरू ने गांधी की हत्या की, ऐसा इतिहास में पढ़ाया जाता है, अपने स्कूल के बुक्स में पढ़ाया जाता है। तो वो हिंदू माथे फिरू जानबूझ के लिखा जाता है। जब मुसलमान हत्या करता है तो हम क्या कहते हैं कि हत्यारे का कोई धर्म नहीं होता है, हाँ, आतंक का भी नहीं पता चला आज टेररिस्ट तक। का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन नथुराम का धर्म है। नथुराम का धर्म है, नथुराम की जात है, वो ब्राह्मण है, वो हिंदू है। तो तब से लेकर आज तक जो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नुकसान, और सबसे बड़ी और गलत बात जो हुई है जिसका मुझे बहुत दुख होता है कि नेहरू ने बहुत ही होशियारी से उनके खिलाफ 52 के इलेक्शन में जो सबसे बड़ा अहम कैंडिडेट था वो थे स्वातंत्रवीर सावरकर, हिंदू महासभा। और उस नेहरू जी को डर था कि ये शायद जीत के आएगा और मैं हार जाऊंगा, और ये गांधी हत्या का उनको फुलटॉस बॉल जैसे मिला, और उन्होंने सावरकर जी को जबरदस्ती गांधी हत्या में आरोपी क्रमांक 8 बनाया, और पूरी जिंदगी भर सावरकर का इतना महान कार्य के ऊपर एक काला धब्बा लग गया। वो भले निर्दोष मुक्त हो गए, लेकिन कांग्रेस वाले आज भी प्रचार करते हैं कि गांधी हत्या में सावरकर का हाथ था। ये एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा होनी चाहिए उन्हें, जो भी ये कहता है, क्योंकि विशेष न्यायालय ने संपूर्ण निर्दोष मुक्त किया है सावरकर जी को। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। ये पूरी हिंदू जात बदनाम हो गई। गांधी को मारने वाले इतने मुसलमानों ने इतने लोगों को मारा है, लेकिन वहां एक मुसलमान कसाब ने मारा, एक मुसलमान अफजल गुरु ने संसद भवन पर हमला किया, ऐसा कभी नहीं आता है। देखिए, तब धर्म का कोई मायना नहीं रखता है, तब धर्म नहीं होता है। लेकिन जब कभी नथुराम का नाम आता है, जब कभी साध्वी का नाम आता है, प्रज्ञा सिंह, तब हर जगह उसके पीछे हिंदू जबरदस्ती लगाया जाता है, और हिंदुओं को हर बार बदनाम, ब्राह्मणों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ा मौका इस हत्या की वजह से मिल गया, और वो आज तक हम लोग भुगत रहे। सावरकर जैसे इतने बड़े लोग आदमी को आज भी मोदी जैसा आदमी भी भारत रत्न देने के लिए कुचराता है, वो दे नहीं पा रहा है। पॉलिटिकली उसका कोई प्रॉब्लम है शायद, लेकिन इसकी वजह एक है, ये जो सबसे बड़ी वजह है कि सावरकर जी का नाम गांधी हत्या में लिया गया।
उनको आरोपी क्रमांक 8 बनाया गया। ये बहुत और बहुत बड़ा नुकसान है इस देश का और हिंदुओं। लेकिन सावरकर जी का जो मुझे याद है कि शिवसेना की सरकार उसके बड़े बड़े लीडर थे मनोहर जोशी जी, और वो स्पीकर थे लोकसभा के, और यहाँ दिल्ली में एनडीए की सरकार थी 24 पार्टियों की, और प्रधानमंत्री उसमें कुछ आनाकानी कर रहे थे, खुद भी शायद बहुत ज्यादा वो डिजायरस नहीं थे कि उनकी वो तस्वीर लगे। और उसके बाद में मनोहर जोशी साहब ने बाल ठाकरे जी को फोन किया कि ऐसे बोला ऐसे था। उनका नाम जो है वो नहीं हुआ, और वो शायद जितनी फोर्सफुली रखना चाहिए था अटल जी को नहीं रखा। लेकिन फाइनली फिर मुझे ये पता चला, उस वक्त हम लोग बहुत एक्टिव थे, कि बाल ठाकरे ने फोन किया कि मैं प्रधानमंत्री को कि मैं शाम को दिल्ली पहुंच रहा हूं। तो बस उनका ये कहना था, दूसरे दिन फॉरेन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, और फिर सावरकर का तैल चित्र जो पार्लियामेंट में है वो लगाया लगाया गया। गया। तो ये भी, उसका पूरे हाँ, तब भी उसकी वो पूरी जिम्मेदारी बाला साहब ठाकरे ने ली। बाला साहब की वही वजह मैं से कह रहा हूँ ही कि वो हम, शायद करेक्ट, करेक्ट, आई एग्री। मतलब लेकिन आज आपकी एक बात में मुझे बहुत जान लगी, बहुत बहुत जिसे कहना चाहिए कि बड़ा आपने कम शब्दों में बात की, क्योंकि देश में चुनाव का माहौल है, कि इस देश में अंबेडकर के पीछे मतपेटी है, मुसलमानों के पीछे मतपेटी है, सावरकर और गॉडसे के पीछे मतपेटी नहीं है। ये आज के 90 करोड़ सनातनी हिंदुओं के लिए इससे बड़ी लाइन कोई कह नहीं सकता। हम 90 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन हम मतपेटी नहीं हैं। इसलिए नहीं है। इस देश में सावरकर को गाली देना, गॉडसे को गाली देना, तिलक को गाली देना, और अपने सुभाष बोस की लड़ाई लड़ना के 70 सालों 80 सालों के बाद जाकर के उनकी इंडिया गेट पे मूर्ति लगी, तमाम हम लोग लड़, तो ये इस तथाकथित इस बहुसंख्यक समाज को जिसे लगता है कि हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन उनकी स्थिति राजनीतिक तौर पे कुछ भी नहीं है। इसलिए वो जो छोटे छोटे लोग हैं, उनकी दुकानें हैं, उनकी मतपेटी है। लेकिन आपने बड़ा जबरदस्त प्रेजेंट किया, और जब आप बोल रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और मैं बिल्कुल एकदम, थैंक यू। जितने भी कमेंट में पढ़ रहा हूँ, सारा देश आपको सुन रहा था आज। बहुत बड़ा थैंक यू सर। आपने, जिसे जिसे मैं कह सकता हूँ कि द वे यू प्रेजेंटेड एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस होल एपिसोड ऑफ नाथूराम गॉडसे, ये बड़ा उससे रखा है, और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी इसको सुनेगी, और भी बहुत सारे तथ्य आएंगे। लेकिन जो आपने जो जो स्टेटमेंट वगैरह पढ़े हैं, अगर इनकी कोई कॉपी आपके पास हो तो मुझे भेजिएगा, ताकि इन सब चीजों को कम से कम नहीं छाप सकते किताबों में, तो आज तो सोशल मीडिया है, तो जो उन्होंने कहा है वो जाना चाहिए, जो उनका बयान है वो जाना चाहिए। सरकारें बदली हैं, अब उनकी वाई आई असनेटेड किताब जो है वो अब रेलवे स्टेशन पे मिल जाती है, मिल कहीं कहीं जाती है। मिलना शुरू हुई है। तो कम से कम हम इस बात से खुश हैं कि हमने वो दौर नहीं देखा, लेकिन उस दौर की सच्चाई बताने वाले आप जैसे लोग मौजूद हैं, और आगे की जनरेशन को सच्चाई पता चले, इसके लिए हम उसको इंश्योर करें कि ये जो भी यस। आज भी संचार क्रांति के तंत्र हैं उसके माध्यम से देंगे। शरद भाई, आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक यू टू यू। अरे आपको नहीं ऐसा नहीं, लग रहा है मैं कि भी आपको सुनते रहे आप। नहीं, मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं एक तो मराठी में ज्यादा भाषण करता हूँ और सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित हूँ, और मैं चाहता हूं कि आपके जरिए मैं पूरे हिंदुस्तान तक सावरकर, गोडसे और हिंदुइज्म पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी हिंदी थोड़ी कमार है, लेकिन मैं नहीं कोशिश नहीं, कर क्या रहा हूं। जबरदस्त हिंदी है। नहीं नहीं, थोड़ी नहीं थोड़ी नहीं, और आपकी आप जैसी आप नहीं है। आपकी जो आवाज है ना, वो तो माय हाँ, ठीक गुडनेस, है। माय गुडनेस, क्या पावरफुल वॉइस है। आपको तो जब भी लगे शरद भाई कि आप किसी अरे विषय नहीं पे नहीं, बोलना चाहते हैं, ये सब हम जरूर लोगों ने इसीलिए कराए ताकि लोगों तक बात जाए। जब भी पहुंचे। आपके मन में कोई विषय इससे रिलेटेड आए, तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग फिर बैठेंगे। आप आए, यस सर, आपको जरूर। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, यू। भगवान आपको लंबी उम्र दे, और जो थैंक आपको यू। पत्थर फेंकना चाहते हैं वो पत्थर हो जाए, मैं यही कहूंगा। देखते रहे। और आप अपना काम बेनिडरता के साथ करें, और खूब करें। और कुछ जो आपने वो बनाए हैं, अगर कुछ हिंदी में होंगे तो हम लोगों को भी दीजिए, तो हम कैसे उसको और प्रसारित कर यस, सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी जरूर है, जरूर। हमारी अपनी भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू शरद भाई। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।